नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का। और इसके टाइटल है इसका जो है वीडियो का, एमबीजेड और ऋषि सुनक ने मोदी को घुमा पूछा समस्या का सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई? चलिए देखते हैं वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि वह आतंकवाद, सुरक्षा के बिगड़ते हालात और क्षेत्र में नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर मेरे भाई और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता साझा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा, हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की जरूरतों पर सहमत हैं और एक टिकाऊ क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच भी फोन पर बात हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह अच्छा, आगे वीडियो में देखेंगे और जो एक्सपर्ट इसमें वीडियो में शामिल किए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। ये जो बातचीत है ना, यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है। इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही कि पीएम मोदी ने माई ब्रदर शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबीजेड, उनके लिए माई ब्रदर फ्रेज जो है, मतलब मेरे भाई का इस्तेमाल किया है। और जियो पॉलिटिक्स में आप समझते हैं कि जब किसी को भाई बताया जाए पर्सनल लेवल पर, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अ, दोनों के बीच के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, मतलब कितने करीब हैं। और आने वाले वक्त में ये संबंध और कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सोशल मीडिया पर ये बड़ा चर्चा का विषय रहा, जो पीएम मोदी ने लिखा माई ब्रदर एमबीजेड। पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंची है, पाकिस्तान के सियासतदान भी ये बात देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हलचल तो मचेगी। चलिए देखते हैं कि भाई इसमें जो एक्सपर्ट्स आए हैं, जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, वो क्या कह रहे हैं इस सारी बातचीत पर। रहा हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री। एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास, और ये करेंगे वो करेंगे। और डॉक्टर चीमा प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। मुझे लगता है कि आप चूंकि पाकिस्तानी हैं, आपको ये बोलने में शायद झिझक सकते हैं। प्रोजेक्ट कर चुका है और पूरी दुनिया इस समय भारत को एक बड़े प्लेयर के तौर पर देख रही है। क्या आपको पिछले 5 साल में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बदले हैं, क्या आप वो भूल जा रहे हैं? क्या रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत की भूमिका रही और लोगों ने कहा कि अगर भारत वॉर को रोकने में कदम उठाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी और भारत ऐसा कर सकता है। जब भी बड़ा कोई संकट आया है पूरे दुनिया में, तो उसमें भारत को पूछा गया है, पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट कर रहा है, जी नहीं, प्रोजेक्ट हमने कर लिया 10 साल पहले। अब वो प्रोजेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गई है। अब ये प्रोजेक्शन नहीं रही है, अभी रियलिटी बदल चुकी है। ये रियल हो चुका है। और इसका अंदाजा आपको मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड। और ये बात अभी भी आपको समझ में नहीं आई है, आप बोलना नहीं चाहते होंगे मे बी, कि आईएमएफ से पहली जो किस्त मिलनी थी, नाक रगड़नी पड़ गई करीब साल भर तक, तब जाकर पहली किस्त मिली है। और जबकि श्रीलंका को उससे पहले मिल गई, बहुत कम टाइम में। क्यों मिली? क्योंकि उसमें भारत की से थी।
तो अगर आप अभी भी रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी एक बिग प्लेयर बन चुका है, रीजनल पॉलिटिक्स हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, दोनों ही पॉलिटिक्स में भारत बहुत बड़ा जायंट बन चुका है और वहां पर कोई भी फैसला भारत के बगैर नहीं होगा। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन क्या पाकिस्तान की किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इसराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है? इजिप्ट में किसी से बात हुई है? यूएई में किसी से बात हुई है? इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द रडार है। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ पे इस हद तक कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनसे भी बात हुई है वेस्ट एशिया सिचुएशन पे। क्या बात कर रहा है इंडिया, क्या डिस्कशन कर रहा है? साथ ही वो बात करते हैं जी हमारे अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये वो लटरम पटरम वो सारी बातें करते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी बात कर रहे हैं जी वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। इंडियन लीडरशिप जो है वो एक स्टेप जिन्होंने कहते हैं ना क्रीज ही वध के खेड देने पे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पाइन हमने अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की क्या इसमें जिसे कहते हैं ना वो पोजीशन है, मुझे तो कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी कहता है जी कि हम तो मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम तो सारे। अब मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं यूएई के जो सदर हैं, ये वो शख्स हैं या ये वो मुल्क है जिसको बेसिकली अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर से तोड़ लिया हुआ है। एंड आई थिंक द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि मोहम्मद बिन ज़ायद इज़ नॉट अ वाइस कैप्टन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन ज़ायद वांट्स टू बी द कैप्टन हिमसेल्फ इन द जीसीसी और इन द इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन हैं जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये मैं बात बोलने ही वाला था, लेकिन उसके पहले मैं चूंकि यूएई की बात हो रही थी, मैं वो भी बता दूं कि यूएई ने $50 बिलियन का निवेश जो है वो भारत में करने का फैसला किया। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंट्री से आ रही है, यूएई से। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। और जैसा कि अभी अब आप समझ गए कि सऊदी अरबिया ने आईपीएल में इन्वेस्ट करने की बात कही है, तो वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। आप समझिए कि सऊदी अरब अगर आईपीएल में आ रहा है तो अब आईपीएल जो है वो और ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, और ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, और ज्यादा पैसे आने वाले हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और बहुत सारी चीजों को फायदा होगा। और इसीलिए आईएमएफ कह रहा है, आईएमएफ, कि हो सकता है कि 2028 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो ज्यादा दूर नहीं है 2028 में, 5 साल के भीतर हम नंबर 4 उसके बाद नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होने वाली है 5 साल में कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान, वैसे कंपेयर करना ही नहीं बनता है पाकिस्तान से, कोई कंपैरिजन बनती ही नहीं है, कोई तुलना नहीं बनती है पाकिस्तान से। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 crore $5 billion in the league. Additionally, they propose assisting in expanding the IPL presence globally. यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब
आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है, और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है, और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती रही, और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब तो आप बात समझ ही गए होंगे क्या हो रही है। अच्छा, अब देखिए, मिडिल ईस्ट के दो देशों से, यूएई और सऊदी अरब, दोनों बड़े देश हैं, बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, मतलब मजबूत पैसा ही इनके पास। $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन दो देशों से आ रही है, सिर्फ $80 बिलियन। तो मतलब अगर मैं देखूं तो 8 पच्चे 40, मतलब जो पाकिस्तान की जीडीपी है टोटल, वो $400 बिलियन की है। तो उसका 5वां हिस्सा इंडिया सिर्फ दो देशों से इन्वेस्टमेंट के रूप में लेकर आ रहा है। और अभी आपको आईएमएफ से कितना मिला था? 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर, वो भी साल भर करीब नाक रगड़ने के बाद। तो आप $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, और यहां पर सिर्फ दो देश मिलकर $80 बिलियन का निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ही आएगी, जी पैसे आ गए पैसे आ गए, नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पूरा इकोसिस्टम। इसमें नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जब नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो नए वेंचर्स खुलेंगे, जब नए वेंचर्स खुलेंगे तो उसमें लोगों की जरूरत होगी, उसमें लोगों की जरूरत होगी तो नए रोजगार मिलेंगे, नए रोजगार मिलेंगे तो उससे और ज्यादा कमाई होगी, लोगों की स्थिति ठीक होगी, हमारे देश की इकोनॉमी में योगदान बढ़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो आप सोचिए कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है, उस इन्वेस्टमेंट से जो पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जॉब्स हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स हैं, ओवरऑल इकोनॉमी पे असर है, आपकी करेंसी की मजबूती है, ये सब कुछ होने वाला है। और इसके जैसे और कितने देश हैं जो भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे ही अगर आईएमएफ ये कह रहा है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो यूं ही तो नहीं कह रहा है ना, वो देख रहा है ना कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, फिर वो प्रोजेक्शन लगा रहा है कि ग्राउंड पे इतनी चीजें हो रही हैं, अगले 5 साल में इनका असर जब दिखने लगेगा, इनके रिजल्ट जब आने लगेंगे, तो भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी। और यह हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने देश को बनता हुआ देखेंगे। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता। मैं इंतजार करूंगा 5 साल बाद कि भाई फक्र से कह सकूं कि जी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश में रहते हैं, वहां के निवासी हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि दर्शकों, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोगों को भी वही फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेट होगी। और ये हमने कारनामा कब करके दिखाया है? अभी 76 ईयर्स हुए हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए, और 5 साल और लगा लीजिए तो 81 ईयर्स में, 81 ईयर्स पहले जब हम दुनिया की इकोनॉमी में पता नहीं कहां होंगे, 81 ईयर्स में हमने साबित किया है 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद, 4 नहीं 5 लड़ाइयां, चाइना को क्यों बोल रहे हैं, इतनी सारी प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहने के बावजूद, इंसर्जेंसीज से डील करने के बावजूद, इतने बड़े देश को संभालने के बावजूद, हर मुसीबत से पार पाने के बावजूद, हर बाधा को तोड़ते हुए हम 76 ईयर्स में हम 81 ईयर्स में
हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और ये हम इंडियंस ने करके दिखाया है। तो सोचिए कितना बड़ा प्राउड का मोमेंट होगा ये कि इंडिपेंडेंस के 81th ईयर में, 81st ईयर में हमने दिखाया कि भारतीय क्या कर सकते थे और भारतीय क्या थे। हमें अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी है, हमें अपनी हिस्ट्री याद रखनी है, क्योंकि तब भी हम टॉप पर थे। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे। हमारी इकोनॉमी में 25% से ज्यादा का योगदान होता था उस समय। तो हम एक बार फिर से अपने क्राउन को रिकैप्चर करेंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।